Hello everyone. So मैं आज I was watching this veritarian video and entropy के बारे में he have told something and it is very interesting. मुझे बहुत interesting लगा. So I thought let's make a video out of it ताकि मुझे भी याद रहे क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ. So this video the most misunderstood concept of physics. So it was very interesting. It is about the entropy. तो वीडियो में स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो वेरिटाजियम जो चैनल रन करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज हिज नेम. आई थिंक डेरेक है नाम उसका, मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, हाँ आई थिंक वही है. तो ही गोज टू पीपल एंड ये सबसे पूछता है कि हमें सन से एक्चुअली मिल क्या रहा है. नाउ पीपल वर लाइक people were thinking कि हमें सन से क्या मिलता होगा. तो the most obvious answer which came to my mind also, it is energy. कि हमें सन से एनर्जी मिलती है and we use that energy and इसके बिना हम can't survive all of that shit. But if अगर हम सन से एनर्जी देते हैं तो the next obvious question इसमें क्या बनता है. अच्छा, अगर हम सन से एनर्जी ले रहे हैं तो how much energy, अगर हम सन से एनर्जी ले रहे हैं तो how much energy हम अ, वापस रेडिएट करते होंगे, रिफ्लेक्ट बैक टू दी डीप स्पेस. वो कितना करते होंगे. तो माय माय मोस्ट ऑब्वियस आंसर सबका, सब में जिसने इससे पूछा इसने पूछा जिससे भी, तो द मोस्ट ऑब्वियस आंसर वाज इट वुड बी कंपैरेटिवली लेस देन व्हाट वी गेट फ्रॉम सन, व्हिच इज नॉट एक्चुअली ट्रू. हम द फैक्ट इज दैट if we are getting x amount of energy from sun, we are radiating back x amount of energy to the deep space. तो अगर हम एनर्जी नहीं ले रहे सन से, हम तो सन को एनर्जी जितनी हमारे पास आती है, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ क्लोज्ड इन्वायरमेंट. तो जितनी हमारी सन के साथ सन से एनर्जी आती है, दैट इज बीन रिफ्लेक्टेड टू डीप स्पेस. तो द क्वेश्चन बिकम इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर हम सन से एनर्जी नहीं ले रहे तो हम क्या ले रहे हैं सन से. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज एंट्रोपी. तो एंट्रोपी एक बार समझते हैं. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आज टाइम पास कर रहा था. मेरी तो देख रहा है. हाँ, इट वाज दिस. ठीक है. तो मैंने ऐसे नोटबुक एलएम को पकड़ा दी यूट्यूब. तो समझते हैं, ठीक है. तो पहले तो हम समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एंट्रोपी. the tendency of a tendency of energy to spread actually is what I understand is entropy. So it is how to, you have to realize that energy never actually goes away, it just changes form. अब it is also one of the law of thermodynamics कि आप नई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते और एग्जिस्टिंग एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. एनर्जी फॉर्म चेंज करती है एक्चुअली. तो and at the end of this video it has also beautiful life lesson behind it. And, uh, पहले स्टार्ट करते हैं. एनर्जी इज मोस्ट यूजफुल. हाँ, एनर्जी हमारे लिए कब यूजफुल है. when energy is concentrated in a space, bundled up, then the energy is most useful, which is which is, you can say, physicists say it has a low entropy. But with time energy always wants to spread out into environment, right? So the more it gets spread out, it becomes not so useful, it becomes harder to use. So entropy is basically just a measurement of how spread out or mixed up or messy energy has become. So entropy basically यही है. the I can give you a Rubik cube example. अब ऐसा है कि हमें, here is also a question.
कि एनर्जी हमेशा लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी में क्यों जाना चाहती है, व्हाई एनर्जी ऑलवेज वांटेड टू स्प्रेड आउट इंस्टेड ऑफ कि वो रिवर्सिबल हो जाए, कि वो दोबारा एक ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाए, ऐसा क्यों नहीं? तो इट हैज अ ब्यूटीफुल आंसर। एक रूबिक क्यूब का एग्जांपल लेके टाइसन ने समझाया था कि पिक्चर इट एज अ रूबिक क्यूब। अब रूबिक क्यूब में अगर इफ आई हैव अ रूबिक क्यूब व्हिच इज सॉल्व्ड, और if I close my eyes and if I just started shuffling and rotating the Rubik cube, how much how there are quintillions number of ways that the Rubik cube is getting shuffled, and only one way that it can be perfectly solved, right? So because there are so many ways for things to messy and spread out, so energy naturally flows from organized state to disorganized state. ये बहुत सारे वेज है उसके पास डिसऑर्गेनाइज होने का, बट ऑर्गेनाइज होने का क्वांटिलियन में से एक ही है, जैसे रूबी इसका सॉल्व करने के लिए एक ही है। दैट इज अ रियल लाइफ ऐसे जोड़ के एग्जांपल है। आई थिंक टेक्निकली भी वर्ड आइजम ने इसमें समझाया था, आई टेल यू विद हाँ ही टोल्ड अस विद द ग्राफ। तो व्हाट ही सेज, हाँ, तो व्हाट ही डिड, इसने दो रॉड्स ले ली। अब इसमें अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 8 एटम्स ले लिए, वैसे तो देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स इन अ रॉड और इन अ सिंगल रॉड। तो एक उसने पहले हॉट रॉड ले ली और एक इसने कोल्ड रॉड ले ली। तो इनिशियली, हाँ, तो इनिशियली इस हॉट रॉड में देयर वाज 7 in the left bar, and the more it vibrates. So let's start with 7 packets of energy in the left bar. हाँ, राइट। So 7 packets of energy was there in the left bar and 3 packets of energy was there in the right bar. Now when we join this rod, हम पास में लाते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ऑफ कोर्स। नाउ वी वांटेड टू नो कि कैसे एक्सचेंज होगा। क्या गरम रॉड जिसमें ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा और एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, या इट वुड बिकम अ 5 5 सॉर्ट ऑफ अ रेशियो एनर्जी पैकेट्स, बिकॉज दे आर टोटल 10 पैकेट्स राइट नाउ, 7 अभी लेफ्ट पे है एंड 3 आर ऑन द राइट साइड। तो वी वांट टू फिगर आउट कि ये क्या इक्वल हो जाएंगे, देखते हैं। तो इसने इसने आगे एक्सपेरिमेंट करा, आइडियली तो 5 5 हो जाएंगे, बट इसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेजर कर कि कितने कितने हो रहे हैं ये पैकेट्स। तो एक टाइम ऐसा आया कि 9 पैकेट्स हो गए और 1 पैकेट वो दूसरी रोड में हो गए। तो एक टाइप से इनिशियली लेफ्ट वाले में देयर वाज 7 पैकेट्स ऑफ एनर्जी, नाउ इट हैज 9 पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो आइडियली तो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम sort of a high energy form, मतलब एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ टू लो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी साइड पे डायरेक्शनल फ्लो होता है। बट यहाँ पे तो यहाँ पे तो 9 ये और हीट हो गई रोड, विच इज नॉट सो लाइक नॉर्मल, राइट? तो इसमें इसका एक बहुत अच्छा रीजन दिया इसमें। The left bar and only one in the right bar. So heat has flowed from cold to hot. या ये कोल्ड से हॉट में Shouldn't that be impossible because it decreases entropy? Well, this is where Ludi impossible because अब हीट कोल्ड बार से हॉट पे चली गई, मतलब हॉट में पहले एनर्जी कंसंट्रेटेड थी, इसमें और कंसंट्रेटेड हो गई। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि एनर्जी का नेचुरल फॉर्म तो इट ऑलवेज वांट टू स्प्रेड आउट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, तो थोड़ा शॉकिंग था ये। तो तब जब एक आई थिंक it साइंटिस्ट decreases. नेम वाज लुडविग, नॉट एबल मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाऊंगा।
लुडविग बोल्ट्जमैन। तो Heat flowing from cold to hot लुडविग is बोल्ट्जमैन ने क्या not बोला? impossible, it's just improbable. लुडविग बोल्ट्जमैन ने क्या बोला कि रियल लाइफ में अभी तुमने 8 एटम लिए, रियल लाइफ में देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स इन अ रोड। तो There are 91,527,264 with 5 energy packets in each bar. But सी अभी हमने 8 एटम के लिए ग्राफ बनाया, 8 एटम में ऐसा लग रहा था कि पहले 7 थी, राइट? अब हाउ मच प्रोबेबिलिटी इज, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 7 पैकेट ऑफ एनर्जी विच मींस द हॉट लेफ्ट साइड ऑफ बार उसकी बढ़ेगी 8 9 10। वो उसको ग्राफ में दर्शा ये दिखा रहा है, इफ माय कर्सर इज विजिबल। तो 8 9 10 बार विच इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, राइट? 8 एटम के लिए अभी हम देख रहे हैं। आई थिंक 10% ऑफ द प्रोबेबिलिटी थी कि जो हॉट बार है वो और हॉट हो जाएगी, बट एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स। तो जैसी if you add up all the possibilities, you find there's still a जैसी 10 started. Watch what happens as we increase the number of atoms to 80 per bar, and the energy हम जैसी एटम्स बढ़ाते रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्लोज टू नेग्लिजिबल हो जाएगी। packet there is started. Solids there are around. So heat So that is why we concluded कि भाई एनर्जी हमेशा हाई लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी में जाती है, इट ऑलवेज वांट टू स्प्रेड आउट। ठीक है, तो इसका कनेक्शन देखना कि हाउ इट हाउ दिस कॉन्सेप्ट विल कनेक्ट टू द सन थिंग जो उसने स्टार्टिंग में पूछा हर बंदे से कि भाई, हाँ कि स्टार्टिंग में पूछा ना उसने हर बंदे से कि सन में क्या होता है, सन हमें एक्चुअली देख रहा है, एनर्जी दे नहीं रहा क्योंकि हम एनर्जी तो वापस दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो एक्चुअली एनर्जी हम सन से ले क्या रहे हैं? तो वो हमें आंसर अभी मिलेगा इससे। ठीक है, this is also second law of thermodynamics, by the way, that the tendency of energy is always to spread out। तुम ऐसे irreversible नहीं कर सकते उसको। आप ठीक है, अभी हम ये भी एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था इसने एक्चुअली कि आइडियल हीट इंजन कैसे कैसे बनेगा, और उसमें भी एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है, वो भी हमें एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम देखते हैं हाउ दिस दिस कनेक्ट टू ह्यूमन लाइफ। सन से हमारे पास एनर्जी आ रही बिकॉज सन हमें कंसंट्रेटेड एनर्जी दे रहा है। जैसे लेट्स से बहुत बिग नंबर ले रहा हूँ, लेट्स से 200 photons of energy सन से आ रही है विच इज वेरी कंसंट्रेटेड, सो दैट मीन्स इट हैज लो एंट्रोपी। जैसे ही वो अर्थ पे आती है, एनर्जी लूज नहीं होती, एनर्जी स्प्रेड आउट हो जाती है। एनर्जी कैसे स्प्रेड आउट होती है? प्लांट्स कैप्चर दैट हाई बंडल्ड एनर्जी टू ग्रो, क्रिएट शुगर्स। एनिमल प्लांट्स खाते हैं, एनिमल उसी प्लांट्स को खा रहे हैं, बिगर एनिमल्स स्मॉलर एनिमल्स को खा रहे हैं। एंड हम ब्रीथ, आई एम ब्रीदिंग, इफ आई एम ड्रिंकिंग दिस वाटर, everything I am doing, technically I am breaking that concentrated energy to, let's say 200 फोटोन की एनर्जी आई सन से, तो 10 फोटोन की 20 रेडिएशन एमिट कर दिया अर्थ ने बाहर डीप स्पेस में। तो वो एनर्जी लॉस नहीं हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी इंक्रीज हो गई एक्चुअली। तो एक बार पढ़ भी लेते हैं। सो plant ने capture करा, so in fact for every single photon of concentrated energy from energy the earth gets from sun, it create and radiate 20 low energy spread out photons, right? जो भी हमने example भी दिया। And every time you breathe, sleep, eat, you are basically taking in concentrated energy and turning into a messier form, right? And without the sun providing the concentrated life, life on earth would be completely impossible। ठीक है, एंड बाय द वे नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट द बेसिक्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, जो कि हम आज ही अपलोड करेंगे, एंड इट वुड बी अराउंड 3 to 4 hours वीडियो। एंड आई एम होपिंग कि आज वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आई गो जस्ट जिम, इसके बाद एंड जिम के बाद हम डेटा इंजीनियरिंग वाला काम करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी वेयर डज द नीट एनर्जी कम फ्रॉम। आई डोंट नॉट श्योर ये नीट क्यों लिखा है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि
अगर ऐसा ही होता है कि हमेशा एनर्जी पहले लो एंट्रोपी में होती है एंड इट हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू स्प्रेड आउट एंड वो हाई एंट्रोपी में होता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है इसमें। एक नेचुरल क्वेश्चन ये सुनते ही माइंड में आता होगा आपके भी कि that where did all this beautifully organized concentrated energy comes from first place? ये लो एंट्रोपी एनर्जी फर्स्ट प्लेस में आ कहाँ से रही है? तो जो क्योंकि यूनिवर्स तो हमेशा स्प्रेड आउट हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, तो कभी तो उसकी कुछ वो बिल्कुल लो एंट्रोपी फॉर्म में होएगा, तो वो कहाँ से आया होगा, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक पास्ट हाइपोथेसिस है, विच इज ऑल्सो हाइपोथेसिस एंड नथिंग इज येट प्रूव्ड, मेरे मेरे हिसाब से तो इट इज नॉट प्रूव्ड। तो आंसर होता है इसका वो हाइपोथेसिस ये है कि जब बिग बैंग हुआ होगा, तो अभी जैसे बहुत हाई एंट्रोपी है एंड यूनिवर्स हैव ऑलवेज टेंडेंसी टू स्प्रेड आउट, तो कभी तो ऐसा होगा कि वो बहुत ही लो एंट्रोपी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कंसंट्रेटेड एनर्जी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी। तो बिग बैंग जैसे ही हुआ होगा तो वो पहले कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही होगा सारा। फिर ये हाइपोथेसिस करते हैं कि अब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि कंसंट्रेटेड में था देन इट स्प्रेडिंग आउट और हमारा यूनिवर्स बन गया। इट इज नॉट लाइक दैट। Here also gravity, you have to take in consideration of gravity in the picture. अब everything is concentrated, right? अब gravity अब ऐसे it can be ऐसे spread out तो नहीं हो सकता because it would be highly unusual. uh, तो क्योंकि there is also gravity which is holding everything uh, in that bubble. तो let me just mute my phone. हाँ, तो gravity भी it would be holding that bubble in that bubble, right? तो हुआ क्या होगा, पहले तो पहले तो बिलियंस ऑफ ईयर्स वो मैटर सारा तो साथ में ही रहा होगा, वहां पे स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, प्लैनेट गैलेक्सीज बने, बट बिकॉज इट वाज अ वेरी क्लोज कन्फाइंड स्पेस, तो ऑल ऑफ दैट थिंग्स स्टार्ट स्मैशिंग इनटू ईच अदर, और जो यूजफुल एनर्जी जो स्टार्स और ये सारे कंसंट्रेटेड लेके बैठे थे, व्हेन दे गेट स्मैश्ड, तो दैट यूजफुल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, वो हीट में कन्वर्ट हुई। फिर वो इट slowly increased into total messiness of universe. So scientists have calculated that almost all the entropy is in the universe is actually tied up inside the black hole. अब ये ब्लैक होल वाला बाद में समझेंगे, बट यू गेट माई पॉइंट राइट, कि पहले वाला एंट्रोपी में हुआ क्या होगा कि वो स्मैश हुआ तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो और थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी ऐसे स्प्रेड अप होने लगी, मैस अप होने लगी, एंड दैट इज हाउ यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग टिल डेट। हमेशा एंट्रोपी भी यूनिवर्स की इंक्रीज ही हो। So I think we get the answer कि because of the entropy convert, because of that low entropy of sun, आज there exists life in the earth, नहीं तो उसके बिना there would be no life, right? There would be all the thunderstorm, earthquakes, all the natural, what do we say that, जो भी होता है वो, and all all the life, animals, water, river, mountains, all of that is because of the low entropy. तो एक कोट भी आई थिंक इस वीडियो में था कि यू शुड यूज दैट लो एंट्रोपी जब तक हमें मिल रही है, यू शुड यूज इट वाइजली। ठीक है, ब्लैक होल वाले कॉन्सेप्ट पे आता है इसके बाद। ठीक है, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अब यूनिवर्स इंक्रीज हो रहा है हर बार, इट इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग, लो एंट्रोपी से हमेशा हाई एंट्रोपी पे जा रहा है। तो एक बार कभी कभार तो ऐसा भी होगा ना कि अब हमें पता ही हमें कैसे पता चलता है कि टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम पीछे नहीं जा रहा। हम वी आर नॉट टाइम ट्रैवलर, कैसे क्यों? क्योंकि हम कभी ये इरिवर्सिबल चीज कर नहीं सकते, इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि हम हाई एंट्रोपी से लो एंट्रोपी में जा ही नहीं सकते। तो हम बता पाते हैं कि वी आर गोइंग इन वन डायरेक्शन, कि हम लो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि टाइम इज गोइंग फॉरवर्ड। बट एक टाइम ऐसा होगा
कि trillions of years from now, all the energy in the universe will be completely spread out. कि जितनी भी एनर्जी हो रही है वो सारी स्प्रेड आउट हो जाएगी. There's nothing to spread out more. So everything will be exactly the same temperature. That is correct. And nothing, क्योंकि टेम्परेचर सेम है तभी तो स्प्रेड आउट नहीं हो रहा. And nothing interesting will be happen again. That that is called the mixed state is called the heat depth of universe. And at that point, concept of time moving forward won't even matter because you won't be able to tell the difference between time moving forward or backward. अब तो हम बता पाते हैं ना, कैसे बता पाते हैं? अगर दो एस्ट्रॉइड क्रैश हो गए तो वो अनक्रैश नहीं होते. वो टाइम बैकवर्ड नहीं जाएगा, फॉरवर्ड ही जाएगा. क्रैश होके उसके बाद वो क्रैश होके जो भी आगे आगे उसके बाद कुछ और होगा, वो अनक्रैश नहीं होगा वापस. तो टाइम इज नॉट गोइंग बैकवर्ड. बट एक बार एंट्रोपी ऐसे हाई मैक्स स्टेट में चली गई, देन वी वोंट बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज बैकवर्ड और इज फॉरवर्ड. तो वो हम बता भी नहीं पाएंगे. बट दैट इज ओवर ट्रिलियंस ऑफ इयर्स फ्रॉम नाउ, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द ब्यूटीफुल मिडल. दिस इज इंटरेस्टिंग. ये दिस कम्स विद लाइफ कॉन्सेप्ट ऑल्सो. ठीक है, ये बाद में बोलते हैं. तो ब्लैक होल में पढ़ते हैं. ब्लैक होल इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो अ, 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 ठीक है. ब्लैक होल के लिए ना हमें जो एक फेमस साइंटिस्ट थे, जेकब बेकेनस्टीन एंड स्टीफन हॉकिंग, इन दोनों का हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो बैटल हुई थी एक टाइप से, कि उसने एक डिस्कवरी करी, फिर उसने उसको अपोज किया, लेकिन उसने अननोइंगली उसको प्रूव भी कर दिया. राइट, ऐसा हुआ था कुछ. मैं बताता हूँ क्या हुआ था. जेकब बेकेनस्टीन है, वो 1972 में जेकब बेकेनस्टीन आता है. तो वो बोलता है कि जो एंट्रोपी ब्लैक होल की होती है, वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया. तो ब्लैक होल का सरफेस एरिया को जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एंट्रोपी होगी ब्लैक होल की. ठीक है. दिस मीन्स कि ब्लैक होल जितनी भी मैटर और लाइट swallow करता रहता है वो लार्ज होता रहता है. ब्लैक होल, ये तो दिस इज बेसिक प्रिंसिपल कि ब्लैक होल जितना कंज्यूम करता है वो और ज्यादा लार्ज होता है. तो और ज्यादा लार्ज होगा तो उसकी टेक्निकली उसकी वैकेंस्टीन के हिसाब से एंट्रोपी भी बढ़ेगी. therefore massively increasing its entropy. But आइंस्टाइन इस हॉकिंग, सॉरी आइंस्टाइन बोल रहा हूँ, स्टीफन हॉकिंग इसमें आते हैं. और स्टीफन हॉकिंग अपोज करते हैं इस बात को. वो बोलते हैं कि इंट्रोपी सिर्फ उन्हीं की होती है जिनका कोई टेम्परेचर होता है, एनर्जी होती है उनमें बेसिकली. बट जिनका टेम्परेचर होता है दैट ऑल दे द थिंग ऑलवेज एमिट रेडिएशंस. बट ब्लैक होल डोंट एमिट रेडिएशंस. ऐसा पहले हॉकिंग स्टार्टिंग में तो ऐसा बोलते हैं. फिर हॉकिंग अपनी खुद की रिसर्च स्टार्ट करते हैं. तो जब हॉकिंग खुद की रिसर्च स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो व्हाट दे फाउंड आउट कि हाउ स्टीफन हॉकिंग सेट आउट टू प्रूव बर्किंस्टिंग रॉन्ग एंड एक्चुअली आल्सो प्रूव्ड हिम राइट. क्यों? क्योंकि बाद में पता होता है कि ब्लैक होल्स डू एमिट रेडिएशन. ब्लैक होल डू हैव टेम्परेचर, तो which is also called Hawking radiations अभी. तो black holes are so incredibly massive and dense, the math reveals that they contain a staggering amount of entropy. बाद में ऐसा होता है कि ब्लैक होल में भी टेम्परेचर रेडिएशन डिटेक्ट हो जाते हैं. तो फिर ये बात भी प्रूव हो जाती है कि अच्छा फिर उसकी तो एंट्रोपी तो होगी. तो पुट दिस इन परस्पेक्टिव, सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ. और ये जो ऊपर हमने लाइन पढ़ी था कि जो कि मेरे को पहले समझ नहीं आई थी, मैंने इसको भी बोला भाई समझा मेरे को पहले. ये लाइन थी एक. अ, 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 हाँ, ये है ना. टुडे साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एंट्रोपी is our universe is in our universe is actually tied up inside a black inside a of or inside of black hole. मतलब सारी यूनिवर्स की एंट्रोपी
ऑलमोस्ट सारी स्टाइल्स ऑफ इनसाइड ब्लैक होल, अब वो प्रूव हो जाएगा। ये था ब्लैक होल, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि जो मिल्की वे का हमारा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल है ना, दैट हैज 10,000 times more entropy than the entire observable universe, जितना हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यूनिवर्स से। तो अब यूनिवर्स में बाकी कितने ब्लैक होल्स होंगे और उनकी कितनी एंट्रोपी होगी। तो यार ये मच्छर, तो ऐसा ऐसा माना जाता, ऐसा बोल रहे हैं कि तो व्हेन यू ऐड एवरी ब्लैक होल इन एग्जिस्टेंस देयर आर अराउंड 3 into 10 की पावर 104 Boltzmann constant worth of entropy. And because of it, this unfathomable number. What is unfathomable? I have to search it now. How is it impossible to comprehend, measure, or understand? ठीक है, हाँ, next. ठीक है, तो because of this unfathomable number, ये इसको, okay guys, let's finish this up next 20 minutes. ठीक है, तो आई एम बैक वैसे मच्छरों की हत्या करके, बहुत सारे मच्छर आ गए थे। तो लेट्स कंटिन्यू। तो हम क्या बात करते हैं, हाँ, कि दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट्स कम्स अप, राइट, कि ये थ्री टू इतनी ज्यादा एंट्रोपी है ब्लैक होल की कि ये मान लिया गया कि साइंटिस्ट कंक्लूडेड ऑलमोस्ट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज टाइड अप इनसाइड ब्लैक होल, ठीक है। ये हमने देखा यार कि टाइम कैसे हम बैकवर्ड इन कर ही नहीं सकते हैं। लाइफ लेसन इज वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स लाइफ लेसन पे आ जाते हैं सबसे पहले तो। इसमें हमें सीखने को क्या मिलता है, हमें ये सीखने को मिला कि पहले तो कि जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो इट इज वेरी यूजफुल। पहले तो ये बात है कि वी कैन एब्सोल्युटली अप्लाई दिस इन ह्यूमन लाइफ, दैट अगर हमारी लाइफ वेरी इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड, एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली अंडर कंट्रोल, लो एंट्रोपी में होती है, तो इट इज वेरी गुड, अच्छी बात है। बट दैट इज ऑल्सो वेरी बोरिंग। अब इसको मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ। पहले तो हम पहले ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। जब हमारी लाइफ बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज होती है, हर चीज ऐसा लगता है हर चीज ओवर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सब कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, that life becomes monotonous and boring. Why? Because there's nothing eventful happening in there. अब साइंस में भी लो एंट्रोपी इज गुड, बट लो एंट्रोपी हाई एंट्रोपी में कन्वर्ट हो रही है। दैट इज व्हाई देयर इज लाइफ फॉर्म हो पा रही है अर्थ पे भी। तो वो लो एंट्रोपी खाली तो काम नहीं आ रही ना, इट इज कन्वर्टिंग, इट इज गेटिंग स्प्रेड आउट, और तभी हम प्लांट्स उग रहे हैं, एंड वही प्लांट्स एनिमल्स खा रहे हैं। तो एंड दिस साइकिल इज गोइंग ऑन, राइट। तो एंड हाई एंट्रोपी इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। जब पहले हम लाइफ पे आते हैं इसमें भी अगेन, when life is like completely chaotic and there are a lot of things which are going on at the same time, and बहुत ही when your brain also get very cluttered with a lot of things, मतलब एक pile of things बन जाती है ब्रेन पे भी। that is also very bad because तुम बर्न आउट फील करते हो, यू फील स्ट्रेस, यू फील एंशियस ऑल द टाइम कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो हाई एंट्रोपी इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। अब इफ वी कंपेयर इट विद साइंस, तो हाई एंट्रोपी इज नॉट ऑल्सो वेरी गुड, तो वो यूजफुल ही नहीं होती ना। अब हीट इंजन में भी वी डोंट वांट हाई एंट्रोपी, वी डोंट वांट एनर्जी टू बी गेट वेस्टेड इन दी एनवायरनमेंट और गेट डम्प समवेयर एल्स। तो हमारी हीट इंजन में फिर सारी एनर्जी डम्प हो जाएगी एनवायरनमेंट, तो यूज कौन सी करेंगे हम। तो दिस वाज अ लाइफ लेसन जो कि यू कैन टेक। तो लेट्स, एंड आल्सो वीडियो कंक्लूड्स जो कि मैं बोल भी रहा था, लेट्स मेक यूज ऑफ लो एंट्रोपी वी हैव गॉट व्हेन वी कैन, ठीक है।
And there is also thermodynamics jobs, तीन ये होते हैं thermodynamics के, and it is related to something like, पहले तो you can't win. पहला, what does that mean? कि energy को आप कभी create नहीं कर सकते. Energy of the universe is always constant. That is the first law of anarchy. You can't win. You can't win by creating free energy. ठीक है, वो आप फॉर्म चेंज कर सकते हो बस एनर्जी की. स्टार्टिंग में हमने बात करी, देखो जी सेकंड लॉ ऑफ डायनामिक्स, you know the entropy of universe tends to a maximum. एक आइडियल मशीन भी, एक आइडियल मशीन में भी एंट्रोपी ऐसे इंक्रीज ही होती है, वो हीट उसको लॉस करना ही पड़ता है. आप ऐसा कोई चीज बना ही नहीं सकते जिसमें मेसीनेस नहीं है, मतलब बिल्कुल आइडियल नहीं हो सकता. हाँ, आप एफिशिएंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, दैट इज फाइन, बट because you always lose a bit of visible energy to messiness every time you do anything. You can never perfectly break even. So that's why this is also called you can't break even. Third is that you can't stop playing the game. This is also interesting. In order to in order of heat engine to work, उसको इसको समझने के लिए हमें एब्सोल्यूट जीरो भी समझना पड़ेगा, जो कि हम अभी समझते हैं. ठीक है, to stop the production of energy, you would have to reach absolute zero. अब एफिशिएंसी होती है वन माइनस क्यू की पावर सी बाय क्यू की पावर वन माइनस टी की पावर टी सी बाय टी एच. तो अगर हमें एफिशिएंसी वन चाहिए, आइडियल हीट इंजन चाहिए, तो आइदर वी वांट इनफाइनाइट हीट और वी वांट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो कोल्ड कोल्ड बार का. ये बार वाला चीज समझा, ठीक है. तो एक एक कौन से थे, नेपोलियन थे, बेसिकली नेपोलियन, एक नेपोलियन थे, मैं उनका नाम भूल गया. तो वो फ्रांस में रहते थे, एंड प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन फ्रांस पे उन्होंने अटैक कर दिया था. तो वो नेपोलियन बंदे ने अपने नेपोलियंस को लेटर लिखा कि भाई हमारी तो मदद करना हो वॉर में. बट नेपोलियंस वर ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ अनदर थिंग्स, लाइक उनकी भी वॉर चल रही थी. दे डिडंट. वो तो उसको ऐसे लगा कि भाई फ्रांस के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया. तो आफ्टर 6-8 years he flied back to Prussia with his to meet his father, and his father was also, I think, a physicist. तो उसके फादर से जब वो मिला, and they talked a lot of about heat engine. तो उसने उसने बोला कि मुझे फ्रांस के लिए कुछ अच्छा करना है. तो he spent his next 3 years researching about heat engine, कि हम कैसे, what would be the ideal heat engine, all of that. तो हुआ क्या देखते हैं अब इसमें. तो इसमें हीट इंजन में उसका करा क्या था मैं बता देता हूँ. ही टुक लॉ, आई थिंक केल्विन नाम था, पता नहीं. पहले इसने एक हॉट बार ले ली, एक कोल्ड बार ले ली, एक एयर चैम्बर ले लिया, एयर चैम्बर में एक पिस्टन ले लिया, पिस्टन के ऊपर फ्लाइंग व्हील. ठीक है, तो ये भी यार एक फ्लाई व्हील ले लिया. ठीक है, अब एयर चैम्बर है, एयर चैम्बर में अब जब हम नीचे हॉट बार लगा रहे हैं, तो वो एयर चैम्बर में जो पार्टिकल्स हैं, एयर है, दैट वो हीट हो रहा है. वो हीट हो रहा है तो इट जनरेट्स प्रेशर टू पिस्टन, तो पिस्टन ऊपर जाता है. जैसे ही पिस्टन ऊपर जाता है, हम कोल्ड बार लगा देते हैं. कोल्ड बार से क्या होता है, दैट दैट पार्टिकल्स इनसाइड इनसाइड द एयर चैम्बर, कोल्ड कोल्ड से होता है कि दे थोड़ा गेट कंप्रेस. कंप्रेस नहीं होता है बेसिकली, वो दे स्टॉप एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन पिस्टन. तो पिस्टन पे अगर वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करे तो पिस्टन वापस नीचे आ जाता है. तो फिर हम फिर कोल्ड बार लेते तो ये ऊपर नीचे, पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, तो इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ इंजन.
अब इंजन के लिए, इंजन कभी ना रुके, तो उसके लिए हमें ये हॉट बार ये तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब परफेक्ट इंजन क्या होगा? परफेक्ट इंजन का इसने कुछ करा था कि हम्म, अब होता क्या है, एनर्जी लॉस हो जाती है इसमें। जब हम कोल्ड बार, हॉट बार के बाद जब हम कोल्ड बार लगाते हैं तो एनर्जी गेट डम्ड अप इन दैट कोल्ड बार समटाइम्स। तो एनर्जी लॉस हो रही है, विच इज इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, विच इज, जिसको हम नहीं रोक सकते। हमने पढ़ा भी सही कि देर हमेशा कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगी हुई। ऐसा हो नहीं सकता कि अब पूरी एनर्जी, हाँ वो कन्वर्ट हो रही है किसी और फॉर्म में, एनर्जी खत्म नहीं हो रही, वो दूसरे उसमें कन्वर्ट हो रही है, वो स्प्रेड आउट हो रही है एक टाइप से, ठीक है। तो हमारे मेन सिस्टम, मेन काम के लिए इट इज गेटिंग लॉस। तो ये था इसमें। अब मेरे को थर्ड लॉ समझाने के लिए ना, वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट जीरो। मैंने क्वेश्चन भी पूछे थे इसी पे कि एब्सोल्यूट जीरो बताओ भाई क्या है। ये तो पता है कि इनफाइनाइट हीट दे दो या फिर एब्सोल्यूट जीरो दे दो, तो आइडियल हीट इंजन बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। ये पढ़ते हैं व्हाट एब्सोल्यूट जीरो वुड डू फॉर इंजन। When you use a normal cold bar, pushing the piston down still requires some effort. ठीक है, compressing that some heat is inevitably come to the cold bar and lost from the engine and the power. The lost heat is energy spreading out, entropy, which is we also अभी हमने पढ़ा, which makes the engine less than 100% efficient. This is where Lord Kelvin concept of absolute conflict. Kelvin imagined that theoretically scenario that where gas cooled down so completely that it reached absolute zero. अच्छा, so I got this concept a little bit now. अब है ये इसमें कि अब होता क्या है, हम हॉट बार रखते हैं, तो गैस है वो पिस्टन पे प्रेशर लगाना बंद कर देता है, बट ऐसा नहीं, वो हल्का हल्का प्रेशर तो लगा ही होता है पिस्टन पे हमेशा, क्योंकि अभी अभी तो हॉट बार से सारे पार्टिकल्स स्प्रेड आउट होने की कोशिश कर रहे थे, एकदम से हम कोल्ड बार रख देंगे तो वो एकदम से तो शांत नहीं होंगे, वो जीरो एब्सोल्यूट जीरो पे कभी नहीं पहुंचते। दे आर स्टिल exerting a little pressure to the piston comparatively less to the hot side। तो पिस्टन को भी वर्क करना पड़ता है नीचे आने के लिए, वापस नीचे आने के लिए देयर इज अ वर्क डन। बट अगर ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाए, मैं गैस पार्टिकल के अंदर का थ्रू हॉट बार और हॉट, हाँ कोल्ड बार सॉरी, कोल्ड बार से अगर ये टेम्परेचर जीरो पे पहुंच जाए, तो व्हाट विल हैपन, वो पार्टिकल्स विल स्टॉप मूविंग। अब उसमें पार्टिकल्स अगर चैम्बर के पार्टिकल्स तो विल, इफ विल दे विल स्टॉप मूविंग, तो दे विल अप्लाई जीरो प्रेशर टू द पिस्टन। एंड इफ दे विल अप्लाई जीरो प्रेशर टू द पिस्टन, पिस्टन डोंट हैव टू डू एनी वर्क टू कम डाउन। तो उसमें देर इज नो वर्क डन, बट एंड दैट इज आइडियल हीट इंजन। तो हम हीट इंजन आइडियली इनफाइनाइट हीट से बना सकते हैं, एंड जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे लाके लाला। बट ये भी हो नहीं सकता, बिकॉज रियल लाइफ में देर इज अ friction comes to the picture, lot of energy losses, all of that.
and this is something which we can note कि जो hot bar जब remove होता है तो but cold bar is not placed right away. Instead, the air inside the chamber just continues to expand on its own because the gas is still expanding, but there is no new heat entering the chamber. The temperature of the gas naturally decreases. ठीक. This was Sadi Carnot and Heidel. Sadi Carnot नाम था नेपोलियन का. तो यही होता है. एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं. The hot bar heat, the gas caused it to expand, push the piston up. The hot bar is removed, the gas continues to expand, naturally cooling itself down the process. Once cooled, able cool हो जाता है जब gas, then cold bar is attached and the flywheel pushes the piston back down, dumping remaining heat into cold bar. जो remaining heat होती है वो cold bar पे dump हो जाती है. The cold bar is removed and the flywheel compress the gas further, heating it back to restart the cycle. ठीक है. Now Clausius Boltzmann and the law of thermodynamics. A German physicist, Rudolf Clausius, studied Carnot's engine and gave a name to this phenomena, constantly spreading out, becoming less visible. Entropy. ठीक है. First लोग क्या एनर्जी होगी है. फर्स्ट सेकंड लोग हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. प्रोबेबिलिटी वाला भी हम पढ़ चुके हैं. हाउ लाइफ एंड एयर कंडीशनिंग डिफाइज द odds. हाँ, एक चीज है इसमें. एयर कंडीशनर कैसे काम करते हैं? एयर कंडीशनर में तो ये हो रहा है ना, जैसे जैसे एसी चल रहा है. व्हाट इट इज डूइंग आइडियली क्या होता है कि एनर्जी फ्लो एंड हाई एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हीट टू कोल्ड. ठीक है. तो बाहर हीट है, अंदर कोल्ड है. लेकिन एसी से क्या हो रहा है? बाहर हीट बढ़ती जा रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और अंदर कोल्ड बढ़ता जा रहा है, विच इज अगेंस्ट द नेचर. तो वो कैसे वर्क कर रहा है? दैट कैन ओनली वर्क when we are dumping energy outside the system. इसमें ये इसलिए वर्क करता है कि वी आर जो हीट है दैट इज गेटिंग डम्प्ड आउटसाइड. तो वो उसकी वजह से काम करता है. एयर कंडीशनर पंप्स हीट फ्रॉम द कोल्ड हाउस इनटू हॉट एक्सटीरियर which decreases the entropy of house by creating massive increase in entropy somewhere else. अब यहाँ पे इंक्रीज एंट्रोपी करवा रहे तो हम कहीं और एंट्रोपी इंक्रीज करेंगे. Specifically burning coal, dissipating massive amounts of heat at power plant that runs the AC. Explain me the air conditioner section period. ये पढ़ लेते हैं. बाकी तो हमने सब कुछ किया है. किस्मत से टकराए हम दोनों, कोई किस्सा हो तो शुरू. ठीक है. अब एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि air conditioner में does the exact opposite. It takes heat from the already cold interior and pushed it onto the hot exterior because it is forcing energy to go from cold to heat.
एक टाइप से जैसे मैं रूम में बैठा हूँ, दिस इज द कोल्ड इंटीरियर, राइट? एसी इसी कोल्ड इंटीरियर से ही हीट ले जा रहा है और वो डंप कर रहा है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो पहले से इतना ज्यादा हीटेड है। दैट इज अगेंस्ट द नेचर, ठीक है। बट ये हो कैसे रहा है? ये करने के लिए हमें कहीं और मैसिवली डंप करनी पड़ती है, एंट्रोपी कहीं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बढ़ानी पड़ती है। If you increase the entropy by significantly greater amount somewhere else, to make your air conditioner run, it has to draw electricity from power plant, ठीक है। अब पावर प्लांट क्या करता है? Power plant is a highly concentrated low entropy fuel, which is chemical energy bundle up in coil is burned and released. That burning process generate a high amount of heat that spread onto the power plant's environment and completely disperse the one's organism. अच्छा, ओके, ठीक है। और वही एनर्जी फिर टरबाइन्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स काम करने तो और हीट लॉस होती है। ठीक है, नाइस। तो आई थिंक वी कैन, हम इसको एंड कर सकते हैं विद अ वेरी गुड मैसेज की low entropy is also boring, high entropy is also boring. Life lies between, life swing around between, I think, low entropy and high. I think that was the message, right? Uh, the most beautiful, fulfilling part of life is filling middle. This is where structure meets spontaneity. It is a space where you take your stored up energy, skills, and resources. Interesting. Okay, guys, we will be back with the data engineering project. तो रात को इनका कंटिन्यू वीडियो बनेगी, ठीक है। ओके गाइस, बाय।